आज हम मेट्रोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश इसमें मीनिंग ऑफ सरफेस टेक्सचर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्सचर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ सरफेस रफनेस इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सरफेस फिनिश या सरफेस रफनेस है ये क्या आइटम होता है। विभिन्न प्रक्रम हैं, उन विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा हम मशीनित सतह है वो प्राप्त करते हैं। इन मशीनित सतहों को हम फिनिशिंग के आधार पे, परिष्करण के आधार पर दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहली सतह है आपकी चिकनी सतह अर्थात स्मूथ सरफेस, और दूसरी है खुरदरी या रुक्ष सतह, रफ सरफेस। ठीक है, तो मशीनित सतह हैं, इन मशीनित सतहों को हम फिनिशिंग के आधार पे दो कैटेगरी है, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस, इनमें बांट सकते हैं। अब ये जो सतहें प्राप्त होती है हमें, स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो हम देखेंगे। चिकनी और अच्छी फिनिश की हुई सतह हैं, इनसे उपकरणों, मशीनी औजारों, मापन यंत्रों आदि की कार्य क्षमता और सेवा अवधि बढ़ती है। अगर आपकी ये जो उपकरण, मशीन, औजार, मापन यंत्र है, इनकी सतह वो चिकनी फिनिश, अच्छी फिनिश की हुई है, तो इससे इनकी कार्य क्षमता और सेवा अवधि है वो बढ़ती है। जबकि खुरदरी सतहों का कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उपकरण की सेवा अवधि कम होती है। तो ये आपकी स्मूथ सरफेस है और रफ सरफेस है, इनका ये असर पड़ता है। सतह की फिनिश और रुक्षता का सीधा संबंध घिसा प्रतिरोधकता अर्थात वियर रेजिस्टेंस, भार वहन क्षमता, लोड बियरिंग कैपेसिटी, थकान प्रतिरोधकता, फटीग रेजिस्टेंस आदि से होता है। यानी इनसे भी इनका कनेक्शन है सतहों की रुक्षता का। मशीनों से संपर्क भागों जैसे गियर है, क्लच है, इनसे जो आवाज़ आती है चलते समय, वो भी ध्वनि आदि से ध्वनि भी सतह रुक्षता के कारण होती है। अगर आपकी सरफेस फिनिश अच्छी है तो आपकी गियर वगैरह है, इनसे कम आवाज़ आती है, और अगर आपकी सरफेस रफ है, ख़राब है, तो उनसे आपकी आवाज़ है वो, नॉइज़ है वो ज़्यादा आता है। तो सरफेस की रुक्षता है, उनका इतना प्रभाव है वो कार्य खंडों पर पड़ता है। तो क्योंकि इसका अच्छा खासा प्रभाव मशीनों, औजारों, मापन यंत्रों आदि पर पड़ता है और उनकी कार्य क्षमता और सेवा अवधि भी पड़ता है, तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि सतह की रुक्षता क्या है, उसका मापन हम कैसे करें। तो अगर मापन करेंगे तो उसके लिए फिर अनेक विधियां हैं वो हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और विभिन्न प्रकार के मापन यंत्र हैं उनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सतह रुक्षता का सीधा प्रभाव है वो उपकरण की कार्य क्षमता पर पड़ता है, इसलिए निर्धारित स्तर की कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए सतहों की फिनिश का स्तर भी उसी प्रकार का होना चाहिए। यानी आपको अगर कार्य क्षमता अच्छी चाहिए तो सतह की फिनिश है वो अच्छी होनी चाहिए। सतह जितनी चिकनी होगी उतनी ही अधिक सामर्थ्यवान तथा बियरिंग भार वहन करने वाली होगी। ठीक है, अगर फिनिश सतह है आपकी तो वो सामर्थ्यवान होगी, और साथ ही साथ बियरिंग भार है उसको भी अधिक वहन कर सकती है। कई बार अवयव है वो फेल हो जाते हैं, किसकी वजह से फेल हो जाते हैं? थकान के कारण, फटीग फेलियर, फटीग के कारण। फटीग रेजिस्टेंस है, उस फटीग रेजिस्टेंस को नहीं सह पाते, इसलिए आपके कई बार अवयव हैं वो धातु की थकान के कारण अवयव विफल हो सकते हैं। थकान का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है? सतह के नुकीले कोणों पर, शार्प कॉर्नर है उन पर पड़ता है, जहाँ प्रतिबलों का संकेंद्रण होता है। सतहों के नुकीले कोने वाले भाग ही इस कारण पहले विफल
होते हैं। इसलिए हमेशा मशीनी पार्ट्स हैं, उन मशीनी पार्ट्स में शार्प कॉर्नर है, उन शार्प कॉर्नर को हमेशा अवॉइड किया जाता है। जो सतह कार्यकारी नहीं होती अर्थात जिनमें सापेक्ष गति नहीं होती है, उनमें भी रुक्षता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सापेक्ष गति नहीं होती है तो भी रुक्षता का प्रभाव पड़ता है, यानी ये सरफेस फिनिश है उसका प्रभाव पड़ता है। अतः कार्यकारी तथा अकार्यकारी दोनों प्रकार की सतहों की फिनिश अच्छी होनी चाहिए। ये हमें इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं एक तरह से कि भाई आपकी सतह परिष्करण है और सतह परिष्करण का क्या इम्पोर्टेंस है। रुक्ष सतहों पर अब आपकी जो रफ सरफेस होती है उस पर कुछ उभार होते हैं और कुछ गड्ढे होते हैं। इन उभारों को तो हम बोलते हैं क्रिस्ट या शिखर, और जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों को बोलते हैं हम घाटी या वेली। ऐसी सतहें अनियमित सतह कहलाती हैं। और इन सतहों को कैसे सतह बोलेंगे हम? इर्रेगुलर सरफेस, अनियमित सतह जिनमें शिखर और घाटियाँ होती है। इन सतहों में अच्छे बियरिंग गुण होते हैं क्योंकि उठे हुए शिखरों के कारण सतहों पर परस्पर संपर्क कम रहता है तथा गहरे गड्ढों में सनेहन तेल इकट्ठा रहने के कारण तेल की फिल्म नहीं बनती है। ठीक है, तो ऐसे में बियरिंग गुण जो होते हैं इर्रेगुलर सरफेस, उनमें बियरिंग गुण है वो अच्छे होते हैं। सतह के घिसाव की दर संपर्क सतहों के क्षेत्रफल और भार प्रति इकाई के समानुपाती होती है। तो सतहों की जो घिसाव की दर है वो कितना एरिया है वो कांटेक्ट में है सतह संपर्क सतहों का क्षेत्रफल और भार प्रति इकाई, यानी कितना भार उसके ऊपर आ रहा है उसके समानुपाती होती है। प्रयोजन के आधार पर अलग अलग कार्य के लिए भिन्न भिन्न फिनिश वाली सतहों की आवश्यकता है। यानी अपना जो पर्पज है उसके आधार पर और अलग अलग कार्य के लिए हमें अलग अलग फिनिश वाली सतह है वो चाहिए। कहीं पे हमें रफ सतह चाहिए और कहीं पे हमें फिनिश सतह चाहिए। तो इसके लिए हमें सतहों का गठन और अनियमितता इन दोनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सतहों के गठन यानी सतहों का टेक्सचर कैसा है तथा अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज क्या है, इनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सतहों का गठन तथा अनियमितताएं, सरफेस टेक्सचर एंड इरेगुलरिटीज। सतहों की रुक्षता का अनुमान है वो हम उन्हें छूकर या देख कर लगा सकते हैं। सतह है उसकी रुक्षता है उसका अनुमान हम छूकर या देख कर लगा सकते हैं। सामान्यतः रुक्षता का आभास संवेदनात्मक होता है। अगर कोई सरफेस रफ है उस पर हम उंगली फिराते हैं तो हमारी उंगली अटकती है उस सरफेस पे, तो क्या हो गया? वो संवेदनात्मक हो गया। वो हमें सेंस देगा कि हाँ ये सतह खुरदरी है। और अगर चिकनी होगी तो उंगली है वो बिना रुके फिसल जाएगी। तो रुक्षता का जो आभास है वो संवेदनात्मक होता है, अर्थात इसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा ऐसे ही महसूस किया जा सकता है जैसे प्रकाश तथा ऊष्मा। ठीक है, अगर कोई चीज़ गर्म है तो हमें गर्म प्रतीत होगी और कोई अगर चीज़ ठंडी है तो हमें ठंडी प्रतीत होगी। कार्यशाला के अनुभवी कारीगर है वो अधिकतर इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं। सतह मशीनिंग तथा परिष्करण की क्रियाएं करने के पश्चात भी पूर्ण रूप से चिकनी नहीं हो पाती है। कोई भी हमने सतह बनाई, पहले तो मशीनिंग की, मशीनिंग करने के बाद में उसकी फिनिशिंग कर ली, लेकिन इतना कर लेने के बाद भी पूर्णतया फिनिश सतह है वो नहीं हो पाती है। उनमें कुछ ना कुछ अनियमितताएँ अवश्य रह जाती हैं, अवश्य रह जाती है। इसका मुख्य कारण है कि धातु कर्तन की दशाएं आदर्श नहीं होती, यानी जो धातु कर्तन की दशाएं कंडीशंस है वो आइडियल नहीं होती है। इसलिए मशीनिंग प्रक्रम और फिनिशिंग प्रक्रम करने के बाद भी कुछ इरेगुलरिटीज़ है वो अवश्य रह जाती है। तो इनको हम बोलते हैं सतहों की अनियमितताएं। इनको 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं।
सतहों की अनियमितताएं हैं, इनको हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है प्रथम श्रेणी, फर्स्ट ऑर्डर की अनियमितता। इस श्रेणी में मशीनी औजारों के यथार्थता तथा पथों के सीधेपन में कमी के कारण होने वाली अनियमितताएं आती है। जिन मशीनी औजार है उनमें यथार्थता नहीं है और उनके जो वेज हैं वो स्ट्रेट नहीं है, तो इसके कारण आपका वर्कपीस है, उस वर्कपीस के ऊपर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज आती है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की अनियमितताएं। इसके बाद में आपके है सेकंड ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी की अनियमितताएं। इस श्रेणी की अनियमितताएं कंपनों के कारण होती है। कोई भी मशीन चलती है तो कंपन करती है, तो कंपन करती है, उसकी वजह से भी आपके सरफेस है, उस सरफेस पे थोड़ी रफनेस आ जाती है, अनियमितता आ जाती है, इरेगुलरिटी आ जाती है। तो द्वितीय श्रेणी की जो अनियमितता है वो कंपनों के कारण होती है। कंपनों से क्या क्या होता है, सतहों पर दरारों के निशान तथा कर्तक औजार की चटचटाहट के निशान उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो इरेगुलरिटी आती है उनको हम बोलेंगे द्वितीय श्रेणी की अनियमितता। इसके बाद में तृतीय श्रेणी की अनियमितताएं। इस श्रेणी की अनियमितताएं मशीनन करने और प्रक्रम की विशेषताओं के कारण होती है। ठीक है, यानी मशीनिंग करने और प्रक्रम है, प्रोसेस है, उसकी कुछ विशेषताएं होती है, उसके कारण भी अनियमितताएं आ सकती है। आपकी मशीन ठीक है और कंपन भी नहीं हो रहा है, फिर भी ये अनियमितताएं हो सकती है। क्योंकि ये क्यों आ रही है, क्योंकि आपका प्रक्रम ही ऐसा है, वो आपका प्रोसेस ही ऐसा है कि मशीन भी ठीक है आपकी और कंपन भी नहीं हो रहा है, फिर भी इस प्रकार की अनियमितताएं आती है। तो इस प्रकार की अनियमितता को बोलते हैं हम थर्ड ऑर्डर की अनियमितताएं। इसके बाद में फोर्थ ऑर्डर, चतुर्थ श्रेणी की अनियमितताएं। धातु कर्तन के समय चिप के साथ धातु के टूटने के कारण। जब हम लेथ मशीन पे जैसे करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से मशीनिंग करते हैं, तो कई बार जो आपका चिप है उस चिप के साथ में धातु भी टूट के चली जाती है। तो इसके कारण जो अनियमितताएं उत्पन्न होती है उसको फोर्थ ऑर्डर की अनियमितताएं कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की अनियमितताएं हैं। 4 प्रकार की अनियमितताओं से 2 प्रकार की सतहों का गठन होता है। 2 प्रकार की सतहों का गठन होता है, उनको हम बोलते हैं प्राथमिक टेक्सचर और द्वितीयक टेक्सचर। प्राथमिक टेक्सचर एवं द्वितीयक टेक्सचर। प्राथमिक टेक्सचर, यह आप जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो अनियमितताएं हमने पढ़ी है, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की अनियमितताओं वाली सतहों के गठन को, तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की अनियमितताओं के फलस्वरूप जो सतह का गठन होता है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक टेक्सचर। ऐसी सतहों की त्रुटियां हैं वो माइक्रो ज्यामितीय होती है, माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर है वो कहते हैं उनको। फिर द्वितीय टेक्सचर, इसके अंतर्गत प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी की, ये पहली और द्वितीय श्रेणी की जो अनियमितताएं थी, इसके फलस्वरूप जो इन अनियमितताओं के कारण जो सतह का निर्माण होता है उसको हम द्वितीयक टेक्सचर वाली सतह बोलते हैं। इन्हें, ये तो माइक्रो ज्यामितीय थी और ये मैक्रो ज्यामितीय होती है, मैक्रो ज्योमेट्रिकल, या इसको हम तरंगशीलता है वो भी कहते हैं। तो ये आपकी हो गया आपका प्राइमरी टेक्सचर एंड सेकेंडरी टेक्सचर। प्राइमरी टेक्सचर एंड सेकेंडरी टेक्सचर। अब हम पढ़ेंगे भारतीय मानकों के आधार पर कुछ परिभाषाएं। भारतीय मानकों के आधार पर कुछ परिभाषाएं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ऑफ सरफेस रफनेस। तो सरफेस रफनेस है उसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी उपयोग में लाई जाती है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वास्तविक सतह। वास्तविक सतह क्या होती है? किसी पिंड की परिसीमन सतह यानी लिमिटिंग सरफेस
जो पिंड को चारों ओर की सतह से अलग करती है उसको हम बोलेंगे रियल सरफेस या वास्तविक सरफेस। तो कोई आपकी बॉडी है, उस बॉडी में से एक लिमिटिंग सरफेस है, वो हम चिन्हित कर लेते हैं जिसको कि हमें जांचना है, तो उसको हम बोलेंगे रियल सरफेस, वास्तविक सतह। इसके बाद में दूसरी है प्रभावी सतह, इफेक्टिव सरफेस। यांत्रिक विधियों से प्राप्त वास्तविक सतह की निकटतम प्रतिनिधित्व करने वाली सतह। यांत्रिक विधियों से प्राप्त वास्तविक सतह की निकटतम प्रतिनिधित्व करने वाली सतह जो है उसको हम बोलते हैं प्रभावी सतह। इसके बाद में ज्यामितीय सतह, ज्योमेट्रिकल सरफेस। डिजाइन तथा उत्पादन प्रक्रम के अनुसार प्रस्तावित सतह, डिजाइन तथा उत्पादन प्रक्रम के अनुसार प्रस्तावित सतह जिसके लिए आकृति और सतह रुक्षता की त्रुटियों पर विचार नहीं किया जाता उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल सरफेस। इसके बाद में सरफेस रफनेस, सतह रुक्षता, वे सब अनियमितताएं जो सतह के टेक्सचर में पाई जाती है, इनमें उत्पादन प्रक्रम में उत्पन्न अनियमितताएं सम्मिलित है। तो जो अभी हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर की अनियमितताएं पढ़ी, तो वो सारी की सारी अनियमितताएं इस सतह रुक्षता के अंतर्गत आती है। वे सब अनियमितताएं जो सतह के टेक्सचर में पाई जाती है, इनमें उत्पादन प्रक्रम में उत्पन्न अनियमितताएं हैं वो भी शामिल है। इसके बाद में प्राथमिक टेक्सचर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि थर्ड और फोर्थ ऑर्डर की अनियमितताओं के कारण जो सतह निर्मित होती है उसको प्राइमरी टेक्सचर बोलते हैं। ये सतह रुक्षता के कारण होने वाली अनियमितता है जो किसी उत्पादन प्रक्रम से उत्पन्न होती है। इसमें अनुदैर्ध्य भरण चिन्ह और उसमें अनियमितताएं सम्मिलित है। तो ये आपकी प्राथमिक टेक्सचर रुक्षता हो गई। फिर द्वितीयक टेक्सचर रुक्षता, इसमें आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की अनियमितताओं के कारण जो रुक्षता उत्पन्न होती है, ये मशीन या कार्यखंड में विक्षेप, कंपन, ऊष्मा उपचार, विकृति तनन आदि से होने वाली अनियमितताएं हैं। तरंगशीलता सतह रुक्षता का वह अंश है जिस पर रुक्षता का आरोपण किया गया हो, तो द्वितीय टेक्सचर या तरंगशीलता होगी। इसके बाद में ले, सबसे अधिक स्पष्ट सतह के रूप, प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न, जैसे कि ये आपका है सरफेस पैटर्न, तो प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न सबसे अधिक स्पष्ट सतह के रूप की दिशा को ले कहते हैं। ये उत्पादन प्रक्रम पर निर्भर करती है, ये जैसे चित्र में दिखाया गया है। प्रोफाइल की माध्य रेखा, ये ज्यामितीय प्रोफाइल की आकृति वाली रेखा है। ये रेखा प्रभावी प्रोफाइल को इस तरह से विभाजित करती है कि सैंपलिंग लंबाई के लिए प्रोफाइल के बिंदुओं तथा मध्य रेखा के बीच की दूरी जो है उसके वर्गों का योग निम्नतम होता है, तो उसको बोलते हैं प्रोफाइल की माध्य रेखा, मीन लाइन ऑफ द प्रोफाइल। फिर है सेंटर लाइन ऑफ प्रोफाइल, प्रोफाइल की केंद्रीय रेखा। प्रोफाइल की सामान्य दिशा के समानांतर वह रेखा जिसके लिए प्रोफाइल द्वारा रेखा के ऊपर तथा नीचे बनाए गए क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तरंग आकृति की पुनरावृत्ति होने पर माध्य रेखा तथा केंद्रीय रेखा एक हो जाती है, तो ये प्रोफाइल की केंद्रीय रेखा हुई। इसके बाद में अनियमितताओं की दूरी, यह सैंपलिंग लंबाई में प्रभावी प्रोफाइल के अधिक स्पष्ट अनियमितताओं के बीच की औसत दूरी होती है। यह सैंपलिंग लंबाई में प्रोफाइल के अधिक स्पष्ट अनियमितताओं के बीच की औसत दूरी होती है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हम सरफेस रफनेस के लिए या सरफेस फिनिश के लिए काम में लेते हैं। धन्यवाद।